एक बार दावा दे दिया या जवाब दावा दे दिया, उसको आप सुप्रीम कोर्ट तक कभी भी चेंज नहीं कर सकते। दैट इज द बेसिस। सिविल का जो ड्राफ्टिंग है वो एक आर्ट है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। सबसे पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जब भी कोई सिविल केस या दावा आप बनाएं और अपने किसी सीनियर से उसको चेक करवाएं, तो उन्होंने क्या क्या उसमें संशोधन किए हैं उसको ध्यान से देखें, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। दूसरा, लॉ का जो एजुकेशन है वो एक ऐसा एजुकेशन है कि जिसमें डिग्री तो आपको मिल जाती है, पर हम सीखते कोर्ट में आकर। एक एमबीबीएस डॉक्टर एमबीबीएस करके खांसी जुकाम बुखार का इलाज कर सकता है, पर एक लॉ ग्रेजुएट लॉ करने के बाद 100 रुपए का मुकदमा खुद नहीं कर सकता जब तक कि उसकी ट्रेनिंग नहीं, और ट्रेनिंग कोर्ट में होती है। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है हमारे यहाँ लिटिगेशन में कि उसको किसी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना संभव ही नहीं। हर केस के फैक्ट अलग है और उन परिस्थितियों के अनुसार आपको अपना क्लेम और अपना डिफेंस डेवलप करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दावे के बारे में कुछ निवेदन करूं। दावे के बारे में, प्लीडिंग्स के बारे में ऑर्डर 6 सीपीसी का है और मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि एक बार उसको ध्यान से जरूर पढ़ें। मेरे देखने में खुद ही आया है, जो मैंने महसूस किया है कि ज्यादातर दावे ऑर्डर 6 के जो प्रोविजन है उसके खिलाफ बनते हैं। उसमें एविडेंस का सब्जेक्ट आ जाता है, उसमें कानून का सब्जेक्ट आ जाता है जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। दूसरा, एक सिंपल चीज जो है वो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा प्लीडिंग ऐसा होना चाहिए जैसे कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हो। इट शुड बी लाइक ए स्टोरी, और जो पढ़ने वाला है उसके दिमाग पर जरा भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए कि वो कहीं रुक जाए कि इसका क्या मतलब है। तो एक स्टोरी के रूप में लिखें उसको, और क्रोनोलॉजिकली लिखें। आपने भी बहुत सारे दावे, बहुत सारी पिटीशंस देखी होगी कि जहाँ पर एक जगह 2011 की बात चल रही है, 4 पैराग्राफ 2007, 4 पैराग्राफ के बाद 2007 की बात आ गई, उसके बाद फिर 2014 की बात आ गई, फिर 2012 की बात आ गई। तो वो जो पढ़ने वाला है वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको आपकी ड्राफ्टिंग ऐसी होना चाहिए कि किसी को भी 2 बार नहीं पढ़ना पड़े, एक बार में समझ में। आप हिंदी में ड्राफ्टिंग करते हैं, अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग करते हैं, ट्राई टू यूज द लैंग्वेज विच इज एज सिंपल एज पॉसिबल। अब जैसे दावा होता है, दावे का प्रारूप सीपीसी के अपेंडिक्स ए में दावे के बहुत सारे प्रारूप दे रखे हैं और मेरे को ये पूरा विश्वास है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि मैंने आज तक सैकड़ों दावे ड्राफ्ट किए होंगे, पर वो अपेंडिक्स ए कभी नहीं देखा। अगर अपेंडिक्स ए में जो दिए हुए हैं ड्राफ्ट, मॉडल ड्राफ्ट जो है, वो अगर आप देखें तो आपको दावा बनाना बहुत आसान है। कोई भी केस आपके पास आए तो सबसे पहले आप उसको एक फैक्चुअल जो बैकग्राउंड है उसकी एक क्रोनोलॉजी तैयार करें। फिर उसके बाद उससे जो संबंधित कानून है, जैसे मान लीजिए, वो एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, आपने एक एविक्शन का सूट लगाया, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट क्या था,
तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? पहली बात तो ये कि आपके और प्रतिवादी के बीच में लैंडलॉर्ड और टेनेंट की रिलेशनशिप है या नहीं। उस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट किराया चिट्ठी के रूप में हो सकता है, लीज डीड के रूप में हो सकता है, या रेंट रिसीट जो है, मेरे को नहीं मालूम आप लोगों को कभी देखने का काम पड़ा है। रेंट रिसीट होती है वो दो हिस्से में होती है, एक काउंटर पार्ट होता है उसका, एक मेन रिसीट होती है। मेन रिसीट जो होती है उस पर मकान मालिक साइन करके किराएदार को देता है, और जो काउंटर पार्ट रहता है उस पर किराएदार का साइन करता है। और सेक्शन 2 एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की बहुत सिंपल है, जिसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट को डिफाइन किया गया है। उसमें यह कि जो व्यक्ति किराया वसूल करता है वो मकान मालिक, और जो व्यक्ति किराया देता है वो किराया। तो आपको दावे में क्या एस्टेब्लिश करना है कि हम इनसे किराया लेते और ये हमको किराया देते। आपको एविक्शन के सूट में इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे जो दावे लगते हैं वो हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको दावा जब शुरू करते हैं तो पैराग्राफ 1 में लिखिए कि वादी कौन है, पैराग्राफ 2 में लिखिए कि प्रतिवादी कौन है, पैरा 3 में लिखिए कि आपका और उसका संबंध क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, लैंडलॉर्ड टेनेंट की रिलेशनशिप है। क्योंकि ऑर्डर 6 जो अगर आप देखेंगे उसमें कहा हुआ है कि मेटीरियल फैक्ट्स को आपको जो है इन ए कॉन्साइज मैनर यू हैव टू प्रेजेंट। अगर आपको उसको एलोबरेट कर देंगे तो फिर वो एविडेंस का सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा, जो प्रोहिबिटेड है कि आप दावे में नहीं ले सकते। इसी तरीके से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा अगर आप ले लें तो आपको लिखना है कि भाई मैं ये वादी, ये प्रतिवादी, प्रतिवादी की मालकी का ये लैंड है, प्रॉपर्टी है, जो भी है वो इनकी मालकी की। पैराग्राफ 3 में लिखिए कि इन्होंने हमको बेचने का एग्रीमेंट किया, इस तारीख इतने रुपए में इतने रुपए इन्होंने एडवांस के दिए, बाकी रुपए हमको इस तारीख तक देना। उसके बाद आपको दावा क्यों लगाना पड़ रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि साहब हम हमेशा रेडी एंड विलिंग थे, अपना पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट में वो परफॉर्म करने के लिए तैयार थे, बट ही इज डिनाइड। और उसके लिए आपको लिखना है कि भाई ये एग्रीमेंट में प्रोविजन था एंड वी वर रेडी टू परफॉर्म आवर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल द अदर साइड वर डिनाइड। कुछ दावों में ऐसा भी होता है कि कुछ कंडीशंस रहती है, कि जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चरल लैंड का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है। अब उसमें एक कंडीशन है कि आपको सेल डीड कराने के पहले इसका डिमार्केशन और मेजरमेंट करवा के देना है, फील्ड बुक बना के। तो आपको दावे में लिखना पड़ेगा कि भाई ये इनकी कंडीशन थी और इन्होंने पूरी नहीं की। एंड वी हैव रेज्ड रिपीटेड डिमांड्स, देन लीगल नोटिस। फिर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे में ये भी लिखना पड़ेगा कि आपकी जो रेडीनेस और विलिंगनेस है ये दो अलग अलग चीजें हैं। रेडीनेस में वो आता है कि अगर मान लीजिए आपको बैलेंस शेयर कंसिडरेशन के 10 लाख रुपए देते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे पास व्यवस्था थी ये 10 लाख। किस तरीके से व्यवस्था थी ये लिखने की जरूरत नहीं, वो एविडेंस का सब्जेक्ट। और विलिंगनेस ये कि मैं चाहता था, बार बार इनसे निवेदन किया कि भैया ये कर दीजिए और सेटिंग कर दीजिए हमारे पेपर, बट इज डिनाइड। तो इस तरीके से हम कंसाइज फॉर्म में लिखेंगे तो जो भी आपका दावा पढ़ेगा उसको एक बार पढ़ने में समझना है। दूसरा, अक्सर ये देखा गया है दावों में, किसी प्रॉपर्टी का झगड़ा है, उसमें लोग
इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स रेज करते हैं। इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी पर मेरा कब्जा है पिछले 50 साल से। अब सामने वाला आके उसको डिस्टर्ब कर रहा है या मेरे टाइटल को चैलेंज कर रहा है, तो दावा क्या लगता है कि हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं और अपने मालिकाना हक में हम इस पर काबिज हैं और उसको मालिकाना हक के रूप में काबिज रहने के हक है। अब उसमें क्या होता है, साथ में लिख देते हैं कि यदि हमारी मालिकी न माना जाए तो हमारा एडवर्स पोजीशन मान लिया जाए। ये अक्सर आता है, आपने देखा होगा दावों में। तो ये प्लेंटिफ इज नॉट परमिटेड टू रेज कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम। प्लेंटिफ हैज टू बी फर्म ऑन हिज क्लेम। आइदर यू आर ए ओनर और यू हैव एक्वायर्ड टाइटल बाय एडवर्स पोजीशन, बिकॉज द डिग्री ऑफ ओनरशिप and adverse possession are mutually contradictory। और वो क्यों है? क्योंकि एडवर्स पोजीशन में आपको ये कहना पड़ता है कि ए मालिक है पर पिछले 12 साल से या 20 साल से मैं इसके कब्जे में हूं ऐसे ओनर, इसलिए मेरे को टाइटल एक्वायर। ओनरशिप के दावे में आपको ये कहना पड़ता है कि मैं ही मालिक हूं, इसका कोई हक नहीं। तो ये दोनों प्ली म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी एंड देयर आर जजमेंट्स व्हिच सेज दैट इफ सच प्लीज आर रेज्ड दैट नन ऑफ देम कैन बी बिलीव्ड बाय द कोर्ट बिकॉज दे आर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। तो ये जो छोटी छोटी सावधानी है, मैं आपको बता रहा था कि पहले आप क्लाइंट से सारी बातें पूछ करके एक क्रोनोलॉजी बना लीजिए फैक्ट्स के बारे में। आपके दिमाग में ये बात क्लियर होना चाहिए कि हमको किस आधार पर मुकदमा लड़ना। उसके बाद जो उससे संबंधित कानून है, जैसे मैंने आपको एविक्शन के सूट का बताया, तो आप 12E और F पढ़िए कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब एक रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि आपकी नीड बोनाफाइड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यू शुड नॉट हैव एन अल्टरनेट एकोमोडेशन। यदि रेसिडेंशियल है तो आपको बताना है कि कोई रहवासी स्थान मेरे पास इसके अलावा नहीं है। अगर कमर्शियल रिक्वायरमेंट है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कोई नॉन रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस मेरे पास नहीं है। तो आपको उस दावे में 3 चीजें लिखना पड़ेंगी कि हमारे किराएदार हैं, हमको इस कारण से इस प्रीमाइसेस की जरूरत है और हमारी जरूरत वास्तविक है, और हमारी जरूरत की पूर्ति के लिए हमारे पास कोई अल्टरनेट एकोमोडेशन। कभी कभी एविक्शन के सूट में देखने में आया है कि ये जो बेसिक 3 चीजें हैं वो नहीं, वो गायब रहती है उसमें से। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एरियर्स ऑफ रेंट का दावा है आप, तो 12A आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यदि देयर आर एरियर्स देन ए लैंडलॉर्ड इज रिक्वायर्ड टू गिव ए नोटिस, देन ही हैज टू वेट फॉर 2 months, ओनली देन ए सूट कैन बी। बहुत सारे 12A के दावे इसी ग्राउंड पर फेल हो जाते हैं कि नोटिस दिया पर 2 महीने के पहले दावा लगा दिया, वो पीरियड एक्सपायर होने के बाद। तो पहले आप फैक्ट्स देखें, फिर उससे संबंधित कानून देखें और उस कानून की क्या रिक्वायरमेंट। आपको अथॉरिटी वगैरह देखने की जरूरत है, आप बेयर एक्ट पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ एक जज साहब थे, जस्टिस A.T. मिश्रा साहब। ये 4 नंबर कोर्ट में उनका मेरा एक केस लगा, तो मैंने आर्ग्यू करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मैंने अथॉरिटी साइड करना शुरू की, तो उन्होंने कहा बोले रुकिए होते अथॉरिटी जब देखेंगे जब कानून समझ में नहीं आएगा या कोई कंफ्यूजन होगा। बोले पहले तो आप हमको ये बताइए कि आपके केस के फैक्ट्स क्या है और उससे संबंधित कानून क्या है। अगर उसमें हमको कोई कठिनाई आएगी तो फिर अथॉरिटीज देखें। अक्सर आपने देखा होगा कि आर्ग्यूमेंट शुरू होने के 2-3 मिनट में हम लोग अथॉरिटी साइड करने लग जाते हैं, बता देते हैं कि साहब ये अथॉरिटी है इस पॉइंट पे, ये अथॉरिटी है इस पॉइंट। तो जब तक जज को फैक्ट्स क्लियर नहीं होंगे
तब तक आप कोई भी अथॉरिटी दीजिए। और अथॉरिटी का तो ऐसा है कि आपको आइदर साइड मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 अथॉरिटी आपके फेवर में मिल जाएंगी, 5 आपके खिलाफ भी मिल जाएंगी। और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, यहीं पर मैं आपको, देन यू हैव टू सर्च दैट व्हाट इज द लेटेस्ट। तो जब भी अथॉरिटीज आप देखें तो लेटेस्ट व्यू वाली अथॉरिटीज पहले देखिए। उसका कारण ये है कि उसमें जो पुरानी अथॉरिटीज हैं उनके बारे में उल्लेख रहता है, उनको किस तरीके से कोर्ट ने किन परिस्थितियों में डिस्टिंग्विश किया है या क्या किया, वो आपको पता रहता है। तो दावे की प्लीडिंग के बारे में जो मैंने आपसे निवेदन किया कि जितनी सरल भाषा में और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लिखेंगे उतना आपका फायदा है। जितनी जरूरत है उतना लिखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। यदि आपने दावे में एलोबोरेट करके बहुत सारी चीजें लिख दी, देन बर्डन ऑफ प्रूफ बीइंग ए प्लेंटिफ अपॉन यू। सो ईच एंड एवरी फैक्ट यू हैव टू प्रूव, एंड इफ यू फेल टू प्रूव समथिंग देन योर प्रूफ वुड बी डिसमिस्ड। तो जितनी जरूरत हो उतना लिखें, पर कोई भी मटेरियल फैक्ट उसमें न तो छूटना चाहिए, और यदि कोई फैक्ट आपके खिलाफ है तो उसको कभी भी हमको कंसील करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप उसको लिखिए कि ये चीज है बट ये हमको इसलिए लागू नहीं है। इंजंक्शन के सूट में आपने देखा इट इज बीइंग ए इक्विटेबल रिलीफ इफ यू आर नॉट कमिंग विद क्लीन हैंड्स बिफोर द कोर्ट, दैट इज द सोल ग्राउंड फॉर डिसमिसल ऑफ योर। इसी तरीके से जो रिट पिटीशंस हम लगाते हैं, बहुत से लोग उसमें से जो इनकन्वीनियंट फैक्ट्स हैं उनको इग्नोर करते हैं। आप ये तो सोच के चलते हैं कि सामने वाले को पता नहीं लगेगा या आपको मालूम नहीं है। तो इट इज बेटर टू फेस इट कि ये फैक्ट ऐसा है बट इट डजंट गो अगेंस्ट अस। अब इसी तरीके से ये जो मैंने आपको दावे के बारे में बताया, दावे में पार्टीज का डिस्क्रिप्शन आना चाहिए पैराग्राफ नंबर 1 और 2। पैराग्राफ नंबर 3 में रिलेशनशिप आना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 4 में ये आना चाहिए कि आपके पार्ट पर आपने क्या किया। पैराग्राफ नंबर 5 में ये आना चाहिए कि सामने वाला क्यों गलती पर है और वो उसके खिलाफ आपको रिलीफ क्यों मिलना चाहिए। 6वें पैराग्राफ में आप दावे का बात का विवरण रहता है। उसके बाद आप कॉज ऑफ एक्शन प्लीड करिए। उसके बाद के पैराग्राफ में आपके सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, उसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए वो लिखें, और उस पर कितनी कोर्ट फीस पे वाले वो लिखें। इसके बाद इस कोर्ट को टेरिटोरियल और पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन है उसके बारे में लिखें, और उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है उसमें आपको क्या रिलीफ चाहिए वो। दावा ड्राफ्ट करते समय जो उसका वेरिफिकेशन होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्डर 6 रूल 15 में वेरिफिकेशन कैसे होना चाहिए उसके बारे में उल्लेख है। ज़्यादातर आपने वेरिफिकेशन देखा होगा, दावे के चरण 1 से लेकर 15 तक के कथन मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के आधार पर सही। दिस इज द रॉन्ग वेरिफिकेशन। जो आपके ज्ञान के आधार पर सही है उनका पैराग्राफ लिखिए कि ये मेरे ज्ञान के आधार पर सही है। इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ तक लिखिए ये मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है जिसको मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ वो होना चाहिए। कानूनी बात जो लिखी हुई है उसमें लिखिए पैराग्राफ नंबर 8 से लेकर 9 तक या 10 तक जो कानूनी अभिवचन है वो मुझे प्राप्त कानूनी सहायता या सलाह के अनुसार जिस पर सत्य होने का मैं भरोसा करता हूँ मैं उसको वेरीफाई करूँ। वैसे आजकल कोई बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन को देखता नहीं, पर दिस इज द करेक्ट वे ऑफ वेरीफाइंग ए प्लेट। तो ये स्थिति आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि आप दावा बनाते समय इस बात को ध्यान रखें कि आपके दावे में जो एडमिशन है वो किसी भी स्थिति में आपको सूट के सब्सिक्वेंट स्टेज पर
अपील में या आगे you are not permitted to withdraw such admissions. Unless you prove before the court that this admission was made under a misconception or misinformation, or I was being misguided by these circumstances, therefore I have written this and I want to. वरना रूल ये है कि एडमिशन को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो दावे में जो भी लिखें उस बारे में ध्यान रखें कि वो चीज डिफेंस उसको प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके दावे में लिखा। दूसरी बात, दावे के जो सब्सिक्वेंट स्टेज आती है, अगर आपके दावे में मटेरियल फैक्ट प्लीडेड नहीं है तो यू आर नॉट परमिटेड टू एड्यूस एविडेंस ऑन दैट, and any evidence without any pleading is inadmissible. तो दावा बनाते समय एक ये भी ध्यान रखें कोई भी मटेरियल फैक्ट छूट ना जाए। And there is order 6 rule 2 and 3 which talks about barriers between pleading and proof. और उसकी जो लीगल स्थिति है वो ये है कि विदाउट प्लीडिंग कोई भी एविडेंस कोर्ट कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये तो दावे के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान रखें। अब रहा सवाल रिप्लाई के बारे में, तो रिप्लाई से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन पेश होती है उनके रिप्लाई के बारे में हमारा सब्जेक्ट है। किसी भी इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन का रिप्लाई फाइल करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके दावे में जो बात लिखी हुई है उससे कोई इनकंसिस्टेंट बात हम रिप्लाई में ना लिखें। और बीइंग ए लॉयर, यदि एक बार आपने कह दिया कि साहब की सफेद नीले रंग की है तो यू हैव टू स्टिक। भले 10 लोग बोले सफेद रंग की है पर लेकिन आपको नहीं मानना है। तो ये रिप्लाई जब दें तो उसमें एक ही बात ध्यान रखना, कानून का जो भी प्रोविजन है वो लिखें, वो सब बात ठीक है, पर आपके दावे से इनकंसिस्टेंट कोई बात नहीं आना चाहिए। अब हम आते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसका एक डेवलप्ड प्रोसेस जो हुआ है, या तो ये है कि हम दावे का पैरावाइज रिप्लाई दें जैसा कि नॉर्मली करते हैं, बट फॉर दी सेफ साइड एक प्राथमिक कथन के रूप में आपका क्या डिफेंस है उसको कॉन्साइज फॉर्म में लेते हैं, ताकि जब आप पैराग्राफ का जवाब उसमें कोई बात छूट जाए तो आप बता सकते हैं कि साहब ये हमारा केस है जो हमने पहले ही लिखा। तो बिल्कुल कॉन्साइज रूप में लिखें कि भाई ये हमारा केस है और ये सामने वाले का केस गलत क्यों, और फिर पैराग्राफ 5 से उसका रिप्लाई देना शुरू करें। जवाब दावे में क्या होना चाहिए ये ऑर्डर 8 में लिखा होगा। और जो डिनायल के बारे में ऑर्डर 8 में प्रोविजन है, डिनायल शुड बी स्पेसिफिक। यदि आपने ये लिख दिया कि ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है, जानकारी के अभाव में अस्वीकार है, या ये लिख दिया है कि ये कथन अस्वीकार है, तो दिस अमाउंट्स टू एडमिशन। डिनायल शुड बी स्पेसिफिक, दिस इज द, and if a fact asserted by the plaintiff and not specifically denied by the defendant, it will amount to an admission also. तो जो भी मटेरियल फैक्ट दावे में लिखे हैं उसका स्पेसिफिक डिनायल होना चाहिए। यदि उसमें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो पहले आप उसको स्पेसिफिकली डिनाई करिए, और फिर आप एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे हम क्यों डिनाई कर रहे हैं तो उसके बाद लिखिए। पहले डिनाई करिए फिर लिखिए। इसके बाद
यदि जरूरत पड़े कोई एडिशनल फैक्ट है जो आपकी जानकारी में जो उस केस से रिलेवेंट है या मटेरियल है, तो आप विशेष कथन के रूप में भी उसको जोड़ सकते हैं। पर डिफेंस में भी उतनी सावधानी रखना पड़ती है जितनी दावे में, कि उसमें कोई इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि प्लेंटिफ को विशेष परिस्थितियों में अल्टरनेट रिलीफ क्लेम करने का अधिकार है, पर वो इनकंसिस्टेंट रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता। तो अल्टरनेट रिलीफ में और इनकंसिस्टेंट रिलीफ में फर्क है। But a defendant is permitted to raise inconsistent claims. Defendant को ये, but it is not advisable to raise inconsistent, क्योंकि जब क्रॉस में खड़ा होगा तो उससे पूछेंगे कि ये बात सही है या ये बात सही है, बता दे दोनों में से, तो क्या जवाब देगा। तो इसलिए हम जब अल्टरनेट प्लीज रेज करते हैं तो उसमें लिखते हैं विदाउट प्रेजुडिस टू दी अबव, ऐसा करके फिर उसको अल्टरनेट क्लेम करते हैं। यदि आपका वादी के खिलाफ कोई काउंटर क्लेम है या सेट ऑफ है, तो ऑर्डर 8 रूल 6 के हिसाब से वो जवाब दावे के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि दावे में इश्यूज बन गए तो कोई भी कोर्ट आपको काउंटर क्लेम या सेट ऑफ की परमिशन नहीं। The outer limit is framing of issues. तो जो भी अपना काउंटर क्लेम है या सेट ऑफ है, उसको जवाब दावे का पैरावाइज रिप्लाई कंप्लीट होने के बाद और उसमें लिखे काउंटर क्लेम या सेट ऑफ को क्या बोलते हैं, जो भी सेट ऑफ समझ लें उसको। तो प्रतिदावा और सेट ऑफ का अच्छा सा शब्द मैं मिस कर रहा हूँ, 50 बार यूज कर सकता हूँ। हाँ, मुजरा कहते हैं। मुजरा ये उर्दू वर्ड है, हिंदी में भी उसका कोई शब्द है अच्छा था, हम लोग यूज नहीं करते इसलिए ध्यान दिया। तो उसको फिर काउंटर क्लेम या आप सेट ऑफ क्लेम कर रहे हैं तो इट इज लाइक ए सूट। तो फिर जो प्लेंटिफ को जो दावा पेश करने में सावधानी बरतना है वो आपको काउंटर क्लेम और सेट ऑफ में बरतना है। बाकायदे आपको सब चीजें लिखना है, उसका विवरण लिखना है, उसका कॉज ऑफ एक्शन लिखना है, उसका वैल्यूएशन करना है, उस पर कोर्ट फीस देना है। तो ये सब होने के बाद फिर आपको जो आगे दावे में ध्यान रखना है कि जब कोर्ट इश्यूज बनाती है उस समय हम लोग थोड़े से असावधान रहते हैं। कोर्ट ने जो इश्यूज बना दिए ठीक है, पर उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है कि प्रॉपर इश्यूज बने हैं। और यदि कोर्ट ने इश्यूज बना दिए हैं तो आपको उसी समय या अगली तारीख में ऑर्डर 14 रूल 5 की एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए फॉर अमेंडमेंट ऑफ इशू and for framing additional issues if they are arising out of the pleadings of the parties. तो ऑर्डर 14 के हिसाब से एक फैक्ट जो एक पार्टी ने असर्ट किया दूसरी ने डिनाई किया तो उस पर इशू बनना चाहिए। दूसरे इश्यूज जो है वो कानून से संबंधित होते, कोई कानूनी आपत्ति आपने उठाई। जब इश्यूज फ्रेम हो जाए तो फिर आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो लीगल ऑब्जेक्शंस आपने उठाए क्या उस ऑब्जेक्शन के आधार पर दावे कराना हो सकता है। यू कैन मेक एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 14 रूल 2 फॉर ट्रीटिंग ए पर्टिकुलर इशू एज ए प्रिलिमिनरी इशू एंड यू हैव टू से कि ऑन दिस इशू दिस इज ए प्योरली लीगल क्वेश्चन, देयरफॉर नो एविडेंस ऑन दिस इशू इज रिक्वायर्ड and it will decide the whole suit itself। उदाहरण के लिए जैसे अगर मान लीजिए मैंने दावा लगाया किसी से वसूली और मैंने कहा कि 2001 में इन्होंने मेरे से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, पर मैंने दावा लगाया 2004 में, तो डिफेंडेंट कहेगा कि इनका दावा टाइम पार्ट है।
उस पर इश्यू बना के क्या बात समयावधि के अंतर्गत। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट के मैंने आपसे 1 लाख रुपये उधार लिए या नहीं लिए, आपने उसमें से कुछ चुकाया या नहीं चुकाया, आप कोर्ट से कह सकते हो साहब इसको कोई एविडेंस की जरूरत नहीं। इन्होंने दावे में लिखा है कि मैं 2001 में दिए थे, दावा 2004 में, 3 साल के अंदर लगना चाहिए। और यदि वो इशू डिसाइड हो जाता तो पूरे दावे का निराकरण हो जाता। तो एक वो भी हम उसको यूज कर सकते हैं ताकि दावे का गति निराकरण हो सके। इसी तरीके से दावे में एविडेंस शुरू होने के पहले और इशू बनने के बाद लिस्ट ऑफ विटनेसेस देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे गवाह ऐसे होते हैं कि जो आपके कहने से कोर्ट में नहीं आएंगे, तो आपको कोर्ट से समझ जारी करवाना पड़ता है। ऑफिशियल विटनेसेस होते हैं, पर अगर वो आपकी लिस्ट ऑफ विटनेसेस आपने नहीं दी तो कोर्ट उनको समझ नहीं जारी करेगी। देन यू हैव टू मेक ए फर्दर एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 16 रूल 1 कि इसका नाम विटनेस लिस्ट में हम इसलिए शामिल नहीं कर पाए, ये कारण हो गया, तो फिर कोर्ट परमिट करेगी। तो उसके बाद एविडेंस शुरू होने के पहले ऑर्डर 10 में कोर्ट पार्टीज को बुला के खुद एग्जामिन कर सकती है, जिस प्रोविजन का रैंडमली यूज होता है किसी दावे में। पर एविडेंस के वॉल्यूम को कम करने के लिए आप ऑर्डर 11 और ऑर्डर 12 का भी सहारा ले सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपके कब्जे में नहीं है तो आप 11-12 की अर्जी लगा सकते हैं, 11-14 की अर्जी लगा सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। ऑर्डर 12 में एडमिशन और डिनाइल का नोटिस दे सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए दावे में आपने 10 डॉक्यूमेंट पेश किए तो आपको 10 के 10 ही डॉक्यूमेंट प्रूव करना है, पर उसको कट शॉर्ट करना है यदि, तो आप ऑर्डर 12 में सामने वाले को नोटिस दे सकते हैं एडमिशन डिनाइल का। अगर मान लीजिए उसके 10 डॉक्यूमेंट में से आपके 10 डॉक्यूमेंट में से उसने 5 डॉक्यूमेंट एडमिट कर लिए तो उनको प्रूव करने से आप बच गए, तो उतना एविडेंस का वॉल्यूम कम हो गया। इसके बाद आता है एविडेंस। अभी तक तो बहुत आराम था बीच में कि ऑर्डर 18 रूल 4 था, तो लोग क्या करते थे कि जो दावे में लिखा पूरा का पूरा एफिडेविट में लिखा और पेश कर दिया। पर अब वो प्रोविजन वापस से अमेंड हो गया है। यू हैव टू एग्जामिन द विटनेस इन द कोर्ट इटसेल्फ। एक बात मैं आपको निवेदन, क्रॉस एग्जामिनेशन सरल चीज है, एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है वो बहुत कठिन है, क्योंकि आप अपने विटनेस से कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं जो आंसर को सजेस्ट करता हो, दैट इज इम्परमिसिबल। तो जब आप अपने विटनेस को तैयार करें कोर्ट में ले जाने के लिए, तो उसको मोटे रूप से अपना केस बता दें और उसको बता दें कि तुमको इस बाउंड्री के बाहर नहीं निकलना, क्रॉस में भी और चीफ में भी। जो ऐसे विटनेसेस रहते हैं जहां उनको इनकन्वीनियंट लगता है क्वेश्चन, तो वो कह देते हैं साहब मेरे को ध्यान नहीं, मेरे को मालूम नहीं, दैट कैन बी क्योर्ड बाय अनदर विटनेस। और यदि उसने स्पेसिफिक जवाब दे दिया जो आपकी प्लीडिंग के खिलाफ जाता है तो वो डैमेजिंग होता है। तो जब भी आप विटनेस को तैयार करें तो उसकी बाउंड्रीज पहले फिक्स कर दें कि तुमको इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। और यदि कोई सवाल नहीं समझ में आए तो कह दीजिए आज मेरे को ध्यान नहीं है, भूल गया, ये कह सकते हैं, उसकी रेमेडी है। पर यदि उसने कोई स्पेसिफिक जवाब दे दिया तो उसकी कोई रेमेडी नहीं। विटनेस को बहुत ज़्यादा ट्यूटर करने की जरूरत नहीं, उसको ब्रॉडली अपना केस समझा के उसको बता दें कि तुमको ये बोलना है कोर्ट में। यदि क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई इधर उधर का सवाल पूछेगा, यू कैन रेज एन ऑब्जेक्शन दैट दिस इज नॉट ए विटनेस ऑन दैट पॉइंट, पर वो अपनी जगह लगे। पर ये एविडेंस की तैयारी करने में ये आप रहा सवाल क्रॉस एग्जामिनेशन,
तो क्रॉस एग्जामिनेशन में 3 सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि विटनेस ने एग्जामिनेशन इन चीफ में जो भी कहा है और जिसको आपने अपने जवाबदारी में डिनाई किया, तो कोई भी पार्ट उसके एविडेंस का अनचैलेंज नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा जो गवाह होते हैं, तो सारे गवाह का क्रॉस चल रहा है 10 पैराग्राफ में, 20 पैराग्राफ में, फिर आखिरी पैराग्राफ क्या होता है कि हमारा ये कहना है कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमारा कहना है कि आपका ये नहीं, वो सब डिनाई आता है। पर वो जरूरी इसलिए है कि जब आपके केस में बहस होगी तो आप कह सकते हैं कि हमने इसके ये स्टेटमेंट को चैलेंज किया था। यदि कोई पार्ट ऑफ उसका एग्जामिनेशन चीफ का अनचैलेंज जाता है तो फिर वो रिलायबल होता है और कोर्ट उस पर रिलाई करती है और कोर्ट कहती है कि आपने इसको चैलेंज नहीं किया, तो व्हाई वी शुड डिसबिलीव इट। इन सबके बाद वादी प्रतिवादी के गवाह, ये जो मैंने आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का कहा। दूसरा एक बात और जो मैं आपको बता, जब भी किसी गवाह का एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा तो उसमें जब डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। एक डॉक्यूमेंट है जो जिसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो यू कैन रेज एन ऑब्जेक्शन दिस कैन नॉट बी एग्जिबिटेड if it is insufficiently stamped or if it is unstamped for which an stamp duty is necessary, then you should object at that time only. क्योंकि एक बार यदि अनस्टैम्प्ड या इनसफिशिएंटली स्टैम्प डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो गया तो उसको लेटर स्टेज में आप चैलेंज नहीं कर सकते। इस ग्राउंड पर सेक्शन 36 स्टैम्प एक्ट की यही थी। कई बार होता है कि थोड़ी सी लापरवाही में अनस्टैम्प्ड या इनसफिशिएंटली स्टैम्प डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो जाता है। दूसरा, यदि आप कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कर रहे हैं तो केवल एग्जिबिट करने से डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, आपका एग्रीमेंट टू सेल है मेरे साथ, अब आपने कहा कि साहब ये एग्रीमेंट टू सेल है, एग्जिबिट भी तो है। आपको उसको प्रूव करने के लिए कहना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट है, इस पर ए से ये बात पर वादी के दस्तखत है, बी से बी बात पर प्रतिवादी के दस्तखत है, सी से सी बात पर गवाह के दस्तखत है, डी से डी बात पर दूसरे गवाह के दस्तखत है। आपको ये भी कहना पड़ेगा कि ये गवाहों ने और दूसरी पार्टी ने मेरे सामने और हमने साथ साथ दस्तखत किए। केवल एग्जिबिट होने से डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं, तो ये सावधानी भी हमको रखना पड़ेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सावधानी रखना पड़ेगी आप कि ये आप गवाह से कह सकते हो कि भाई आपके सामने दस्तखत नहीं हुए थे, आपने बाद में दस्तखत करे गवाह के। तो डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए और डिसप्रूव करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सावधानी थोड़ी सी जरूरी है। तीसरी बात, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी 2 तरीके के। एक तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उनको केवल आपने एविडेंस में टेंडर कर दिया तो दे आर एक्सेप्टेड एज प्रूफ। कोर्ट की डिग्री है, कोर्ट का जजमेंट है, ये गजेट नोटिफिकेशन है, कोई गवर्नमेंट का सर्कुलर है, तो उसको ऐसा नहीं है कि सेक्रेटरी को बुला के प्रूव करना है या जिस जज ने वो जजमेंट दिया था उसको बुला के प्रूव करना। बट यदि आपने कोई पुराना दावा और दावा पेश किया, that is also an official document, but it is a private document, then you are required to prove that document by the signatory। कभी आता है ऐसा मौका कि साहब इनने एक दावा और लगाया था, उसमें ये कहा था, आज ये कह रहे हैं, पुराने दावे की कॉपी पेश कर देते हैं हमको। तो उस विटनेस के सामने आपको वो डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा कि भाई आपने ये दावा लगाया था, ये आपके दस्तखत है, आपने इस दावे में ये कहा था, आज ये। तो उसको प्रूव भी करना जरूरी है और कॉन्ट्राडिक्ट भी करना जरूरी है। इसके बाद जब एविडेंस वगैरह आपका पूरा हो जाए
तो फिर हमको उसकी एक सही तरीका ये है कि हम उसकी एक संक्षेपिका बना लें, समरी कि ये दावा है ना, ये जवाब दावा है और ये एविडेंस और ये डाउट, और इसलिए हमारा दावा डिग्री होना चाहिए या सामने वाले का दावा खारिज होना चाहिए। और उस पर जो एप्लीकेबल लॉ है उसके बारे में लॉ और उसके समर्थन में जो अथॉरिटीज होती है वो हम साइट कर सकते हैं। अथॉरिटीज साइट करने में भी बहुत सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी कोर्ट अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकती। ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन दी फैक्ट्स ऑफ द केस may render the authority inapplicable to your case. That has been decided by the Supreme Court in Bhavnagar University's case. कि अगर फैक्ट्स में जरा भी डिफरेंस है तो वो अथॉरिटी आपके केस को लागू नहीं भी हो सकती। और इसीलिए हम लोगों को ये सिखाया गया है हाईकोर्ट कि कोई भी अथॉरिटी साइट करे तो पहले उसके फैक्ट बताए कि इसमें क्या कंट्रोवर्सी थी और क्या डिसाइड किया। और हमारे केस में भी ये कंट्रोवर्सी, इसलिए हमको ये अथॉरिटी लागू। एक ही पॉइंट पर अलग अलग जो जजमेंट मिलते हैं कोर्ट के, उसका कारण यही है कि उनके फैक्ट्स में फर्क आ जाता है, इसलिए अलग अलग जजमेंट दिखते हैं। तो कोई भी अथॉरिटी अगर आप साइट करें तो मेहरबानी करके हेड नोट के आधार पर साइट नहीं करें। समटाइम दे आर वेरी डिसिप्लिन। हेड नोट कुछ है और अंदर जब आप पढ़ने जाएंगे तो और कुछ निकलेगा। आप कम से कम अथॉरिटी साइट, कोई जरूरत नहीं है एक पॉइंट पर आप 5 अथॉरिटी साइट करें, एक पॉइंट पर 1 या 2 अथॉरिटी भी साइट कर सकते हैं और उसका सिलेक्शन इस आधार पर करें कि जैसे आप 5 अथॉरिटी पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि इसमें से कौन से 2 केस ऐसे हैं जिनके फैक्ट्स हमारे केस से मिलते हैं। तो मिनिमम अथॉरिटी साइट करें आप, पर वो आपके केस के फैक्ट से सिमिलेंस रखते हो, रिलेवेंस रखते हो, सिमिलर हो। आइडेंटिकल तो हो नहीं सकते, हर केस के फैक्ट्स अलग अलग रहते हैं, पर सिमिलर है। तो वो ये सारी जो चीजें हैं। दूसरा जो आपके फाइनल आर्गुमेंट का जो तरीका है, पहले आप अपने केस के फैक्ट बताएं, फिर एविडेंस को बताएं प्रिसाइजली, फिर वो जजमेंट जिसके खिलाफ आपने अपील की है या अपील की बात है तो वो जजमेंट क्यों गलत है वो आप बताएं कि साहब ये फाइंडिंग दी कोर्ट ने, ये इस डॉक्यूमेंट के खिलाफ है, ये इस एविडेंस के खिलाफ है, या ये फाइंडिंग दी है जिसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है इसलिए ये फाइंडिंग परवर्स है। तो ये सिलसिलेवार जो हम करें, जहाँ तक दावे का सवाल है तो दावे में कि आर्गुमेंट करने का भी वही तरीका है। आप ब्रीफ में अपने फैक्ट बताइए, ब्रीफ में डिफेंस बताइए सामने वाले का, और जो एविडेंस आया वो ब्रीफ में बताइए। जब तक कि कोई स्पेसिफिक कारण नहीं हो, उसका पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ के सुना सकते हैं कोर्ट। फिर आप कोर्ट को कह सकते हैं साहब ये लॉ है और ये जो हमारा केस है इट इज सपोर्टेड बाय दीज अथॉरिटीज। अगर ये होगा तो आपके लिए भी कम मेहनत का काम और जज के लिए भी कम मेहनत। अभी आपने देखा होगा 50-50 पेज के दावे बन रहे हैं, 100 पेज की पिटीशन बन रही है। इतनी ज्यादा उसमें इनकंसिस्टेंसी रहती है कि किसी पेज पर कुछ लिखा है, किसी पेज पर कुछ लिखा है, तो दिस शुड बी अवॉइडेड। तो ये जो मोटी मोटी चीजें हैं सिविल की। दूसरा एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि सिविल की वकालत हर आदमी को, हर वकील को करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी सिविल की वकालत कर लेगा वो फौजदारी केस आसानी से लड़ सकता है, वो क्लेम केस आसानी से लड़ सकता है, वो रिट पिटीशन आसानी से लड़ सकता है।
पर जिन लोगों ने सिविल में काम नहीं किया है, तो कोई भी क्रिमिनल लॉयर के लिए सिविल केस लड़ना इम्पॉसिबल होता है। जिसने केवल क्राइम का काम किया है, उसके लिए क्रिमिनल केस लड़ना या रेगुलर सिविल सूट लड़ना बहुत मुश्किल है। तो मेरी आपको सबको ये निवेदन है कि हमको शुरू में, भले आपको फिर एक फील्ड चुन लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, पर सिविल का काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि नाइसिटीज ऑफ लॉ जो है वो सिविल में डेवलप होती है। आजकल तो क्रिमिनल का काम भी 50% सिविल से रिलेटेड है। जितने 420, 467, 68, 71 के जितने केस आ गए, उसमें आधा तो सिविल ही रहता है। डेवलपमेंट लॉज जो है उनका वायलेशन है, वो आधा तो सिविल में ही। तो सिविल का काम आप लोग जरूर करें। और जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, दे आर नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यू कैन कंसीडर दोस सजेशंस which I have given to you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जैन साहब ने बहुत ही साधारण शब्दों में जो सिविल में की जाने वाली प्लीडिंग्स, दावा जवाब, दावा रिप्लाई के बारे में जो बताया है, निश्चित ही हमारे मेंबर्स को उसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही एक साहब के साथ की मैं घटना शेयर करना चाहूँगा। साहब को जब भी मैं शुरू से जो है, जब से वकालत में आया हूँ, साहब को देखता आए हैं। और जब ट्रायल कोर्ट साहब जाते थे, हमेशा अपनी फाइल जो है वो बैठक पे भी साहब जब बैठते थे, फाइल में ही हमेशा अपना ध्यान लगा के रखते थे और सीधे अपने कोर्ट पे जाके आर्गुमेंट करते थे। सेम पोजीशन आज भी 10:30 से 4:30 तक साहब का जो डिवोशन है वकालत में, वो वाकई में सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जैन साहब का। अब मैं हमारी बार एसोसिएशन की ओर से कमेटी को आमंत्रित करूंगा साहब को मोमेंटो के लिए। हाई कोर्ट की हमारी जो कमेटी है, सभी मेंबर्स आ जाएं।